एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अपराइजिंग बिहार में, जहां हम आपको मिलवाते हैं ऐसे शख्सियत से जो कि बिहार के बदलाव में अपना योगदान। आज हम आपको मिलवा रहे हैं विशाल जी से, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक करके ऑल इंडिया रैंक 439 का एक मुकाम हासिल किया है। और ये सिर्फ हमारे जिला वैशाली के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। तो बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी आपका हमारे चैनल अपराइजिंग बिहार में। थैंक यू सो मच। सबसे पहला जो सवाल मतलब हमारा होगा कि आपकी स्कूलिंग, कॉलेज और ये यूपीएससी की तैयारी जो रही है, वो उसकी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या था जर्नी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आप बताएंगे? तो स्कूलिंग जो मेरी है वो मैंने केंद्रीय विद्यालय सोनपुर से की है अपनी क्लास 10th तक। एंड उसमें मैं हमेशा से पढ़ने में एक अच्छा छात्र रहा था। मतलब मेरे 1 से लेके क्लास 10 तक हमेशा, मतलब 1 से 1 2 3 रैंक में ही हमेशा मेरी रैंक आया करती थी। उसके बाद मैंने 11th और 12th समर्था क्लासेस से किया है। वहाँ पे मैंने अपनी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की। एंड उसके बाद मेरा सिलेक्शन आईआईटी पटना में हुआ जेईई एडवांस के थ्रू। वहां से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2022 में। उसके बाद फाइनल ईयर ऑफ जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, उस वक्त मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी अपनी। क्या आपके परिवार में किसी ने यूपीएससी इससे पहले दिया था, या सिर्फ ये आपका डिसीजन था कि मैं पहला कैंडिडेट होऊंगा अपने परिवार से जो यूपीएससी क्रैक करेगा? तो इसकी स्टोरी बहुत पहले मेरे पापा देना चाहते थे इस एग्जाम को। बट उस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मेरे फादर को 17 इयर्स के एज में आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी थी। तो उसके बाद से वो एक अनफुलफिल्ड ड्रीम टाइप का पापा का रह गया था। तो उसके बाद मतलब बचपन से ही पापा बोला करते थे कि ये एक अच्छा एग्जाम है, सिविल सर्वेंट बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है और एक सोसाइटी तो में उसके बाद नाम होता उनके है। ही इन्फ्लुएंस से, उनके ही मोटिवेशन से मतलब मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करने का वो डिसीजन लिया था। पिताजी का सपना पूरा किया है विशाल जी ने अपने इस कैरियर को चुन के, यूपीएससी क्रैक करके। जब आपने यूपीएससी क्रैक किया तो मतलब फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? जैसे रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन फैमिली वाले लोगों का क्या रिएक्शन था, रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था, ये आप बताएंगे? तो सबसे पहले तो मेरी मम्मी वहाँ पे थी जब मैंने रिजल्ट देखा था, तो उनके आंखों से तो आंसू आने लगे थे उन्होंने जैसे ही रिजल्ट देखा। बहुत इमोशनल मौसम ये होता है। उसके बाद मतलब मेरे पापा उस वक्त नवादा बाजार बैंक में सर्विस मैनेजर है, तो वो नवादा में उस वक्त थे। मतलब संडे को आए थे बट वो चले गए थे उस दिन। ट्यूसडे को रिजल्ट आया था हमारा, तो फिर मैं उस वक्त लंच टाइम हो रहा था तो मैंने उनको कॉल किया। पापा भी तुरंत बिल्कुल इमोशनल हो गए थे। उनकी आवाज़ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भारी सी होने लगी है। फिर उसके बाद जिन बहुत सारे रिलेटिव्स के कॉल्स मैसेजेस आने लगे, मतलब वो बहुत प्राउड थे, अच्छा लग रहा था बहुत उस वक्त। बिहार से होने को लेकर क्या चैलेंजिंग रहा यूपीएससी की प्रिपरेशन से लेके और उसको क्रैक करने तक के जर्नी में? मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं कि बिहार से होना किसी भी तरह का एक डिसएडवांटेज है। मतलब और अगर हम देखें यूपीएससी का रिजल्ट, तो बिहार से काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। अभी मैं एक फिजिक्स वाला के फेलिसिटेशन प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ पे हर तीसरा बच्चा बिहार से ही था। एंड जिस कॉलेज में हमारा फेलिसिटेशन हो रहा था वहाँ पे भी मैक्सिमम बच्चे बिहार के ही थे। तो जब जब बिहार का बच्चे आते थे वो लोग बहुत खुश हो जाते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिहार से रहना कोई डिसएडवांटेज नहीं है। और आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का टाइम है, हर चीज़ आपको हर जगह अवेलेबल है। हाँ, जैसे हमेशा से एक जो छवि, ये हमारा जो चैनल अपराइजिंग बिहार है, ये उस छवि को तोड़ने की ही कोशिश है मेरी। हमें जब भी, मैं भी बाहर रहा हूँ, मैं पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है मैंने। तो जब मैं बाहर था, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के बाद बहुत दिनों तक काम करने के सिलसिले में मैं बिहार से बाहर था। तो वहाँ के लोगों को देखता हूँ, जब भी वो पूछते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। तो जब बिहार सब जब सुनते हैं कि मैं बिहार से हूँ, मैं तो बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं बिहार से हूँ। पर जब सामने बिहार के बाहर का कोई व्यक्ति जब सुनता है वो, तो उसके मन में मतलब उसके चेहरे पे बहुत एक चुप्पी सी छा जाती है, और वो आंखों में एक सवाल सा उभरता है। तो क्या वो उनके जहन में जो ये जो बिहार का चेहरा है, अपराध, पिछड़ापन, ये क्या, इसको क्या है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको तो मैं और मोटिवेशन की तरह देखता हूँ कि लाइक अगर इनके दिमाग में ऐसा कुछ है भी, तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिसके वजह से इनका जो परसेप्शन है वो एक हाँ, चेंज हो वो पाए। परसेप्शन तोड़ने की जरूरत है। हमारा चैनल भी उसी मुहिम पे है कि जो बिहार का जो छवि है उसको हम, जो बाहर के लोग जो नहीं जानते हैं कि व्हाट एक्चुअली बिहार इज। हाँ, था पहले, हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले एक बिहार अपराध का गढ़ हुआ करता था। उसके बाद यहाँ की छवि थी जहाँ से लोग पलायन करते थे। आज उसको कैसे देखते हैं, वो चेंजिंग जो इन्वायरमेंट है, उसको आप कैसे देखते हैं अपने क्या?
तो जैसे कि एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो अब हमारे बिहार के अंदर आईआईटी पटना है, उसके अलावा एनआईटी कॉलेज है, एम्स है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ पे हैं। उसके अलावा अगर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफी सारा इथेनॉल प्लांट्स वगैरह खुल रहा है यहाँ पे। उसके अलावा मखाना बोर्ड वगैरह, मतलब बहुत तरीके की चीज है, जैसे एग्रीकल्चर से लेकर हर चीज हम लोग अब उसके अंदर इनोवेशन ला रहे हैं धीरे धीरे ही सही। और बिहार अब वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द इंडिया इंडिया है। है, हाँ, तो विद इन ऑल स्टेट्स में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये तो हाँ, है। तो मतलब इस तरह का जो डेवलपमेंटल, जो हम लोग जिस स्पेस पे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जिसपे हम बोल सकते हैं कि बिहार प्रोग्रेस कर रहा है। बिहार प्रोग्रेस कर रहा है और बिहार अपनी छवि जो पहले थी उसको सुधार रहा है और सुधर गया है। मैं तो देखता हूँ कि पहले का जो बिहार था, आज का बिहार मतलब टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो एजुकेशन का मैटर हो, चाहे वो ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात हो, टोटली चेंज ओवर है, ये मुझे भी दिखता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात करें तो बहुत डिमांडिंग माना जाता है, मतलब स्टूडेंट से वो बहुत कुछ डिमांड करता है जब आप प्रिपेयर कर रहे होते, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? तो जैसे कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, ये सबको पता है। हाँ। तो जो इस एग्जाम को सबसे अच्छा क्लियर करने का तरीका है कि आप, अगर सिलेबस तो बहुत वास्ट है तो आप अपने रिसोर्सेज कंसाइज करो। आप एक सब्जेक्ट के लिए एक रिसोर्स पकड़ो और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। ना एक सब्जेक्ट के लिए 10 रिसोर्स पकड़ने से अच्छा है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक रिसोर्स पढ़ो और उसको 10 बार रिवाइज करो। हाँ। तो ये मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी थी। इसके अलावा अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे कि अगर प्रीलिम्स का एग्जाम अभी नजदीक है, हाँ, तो इसके लिए मॉक टेस्ट का मतलब एमसीक्यू सॉल्व करो। उसके अलावा फिर अपने स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स उसको रिवाइज करो। जो करंट अफेयर्स है पिछले एक साल के, उसके ऊपर ध्यान दो, उसको अच्छे से पढ़ाई कर लो, उसको याद रखो, मेमोराइज करने का ट्राई करो। जो याद करने वाली चीजें हैं जैसे नेशनल पार्क्स, ज्योग्राफी के अंदर रिवर्स, उनके ट्रिब्यूटरीज, माउंटेन्स, इन सबको अच्छे से कंठस्थ करो। तो इससे प्रीलिम्स निकाला जा सकता है मेरे हिसाब से। अगर मेंस की बात करें तो उसके अंदर आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आंसर राइटिंग और टेस्ट इन द रियल टाइम, क्योंकि वहां पे 3 घंटे में 50 पेजेस भरने होते हैं हमें। और अगर किसी को उस चीज की प्रैक्टिस नहीं हो तो हाथ में दर्द, कोहनी में दर्द, मतलब बहुत सारे हाँ, तरीके ये की परेशानी आने लगती 50 है। पेजेस भरने हैं तो और 2 शिफ्ट होता है एक दिन में, मतलब 3 घंटे पहले लिखो, फिर 2 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे लिखना है। तो वो मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, उसको बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। एक जो चीजें हैं अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि नोट्स बनाना या डायरेक्ट स्टडी, ये दोनों में से आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? अगर बिगनर है, कोई कोई फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहा है और वो प्रिपेयर करना चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा? जैसे होता क्या है कि हम लोग इस एग्जाम को जल्दी क्लियर करने के चक्कर में क्या करते हैं कि शॉर्टकट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं कि हम किसी और के नोट से पढ़ लेते हैं, कोई रेडीमेड कुछ मिल जाए, कोई टॉपर के नोट से पढ़ लेते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप जितना शॉर्टकट इस एग्जाम में ढूंढोगे, आपको उतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स बनाने से होता क्या है कि आपके दिमाग में इंटरकनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं। जब आप नोट्स बना रहे होते हो तो आप एक्टिवली उस चीज को पढ़ रहे होते हो, बाकी चीजों को भी समझ रहे हाँ, होते हो, खुद से पढ़ रहे एंड होते तो अल्टीमेटली आपको लिखना ही है जाके मेंस एग्जाम। मेंस इस एग्जाम का सबसे क्रूशियल स्टेज है और उसे उस स्टेज पे जाके आपको लिखना ही है। तो नोट्स बनाने से होता क्या है कि क्लैरिटी आ जाती है कि अगर आप पॉइंट आपको लिखने की हैबिट पड़ जाती है। आप एक इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, आप एक कंक्लूजन लिख रहे हो, एक वही body चीज part आपको, है। हाँ, वही चीज आपको वहां पे भी करना है। तो वो नोट्स उस तरह से बने रहेंगे तो वहां पे आपको रेप्लिकेट करने में कम टाइम लगेगा। और एक चीज और फायदा होता है नोट्स बनाने का कि ऐसे हम लोग 10 चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई अपना स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कहीं से इंटरनेट से कुछ हेल्प ले रहे हैं, तो इन तीनों सोर्सेज को रिवाइज करना लास्ट मोमेंट पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हमारे पास नोट्स नहीं होगा। नोट्स है तो हमारे पास सारी चीजें एक जगह पर है। आपने कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी किया? मैंने सारी प्रिपरेशन हाजीपुर में ही रह के की है। तो उसके, लेकिन मैंने ऑनलाइन स्टडीज करी थी, ऑनलाइन मेथड्स अपनाए हैं पढ़ाई के लिए। ऑनलाइन कोचिंग भी ली थी मैंने, अनअकैडमी है उसका नाम। तो वहां से मैंने अपने फाउंडेशन कोर्स करा था 1 साल का, और उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी पे से ही पूरा क्लियर किया है। जी, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो हमेशा से उनके माइंड में होता है कि उनका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। ये एक सवाल होता है, जैसे किसी भी एग्जाम के लिए, सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, कोई एग्जाम नीट के लिए कोई कर रहा है, जेई के लिए कर रहा है, बहुत सारे टफ एग्जाम, बीपीएससी है, तो इस तरह के मतलब जो बच्चे के माइंड में होता है उनका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, वो किस तरह से अपने फिजिकल लाइफ को, ये बहुत मैटर करता है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, मेंटल स्ट्रेस कैसे उनको ले, तो ये क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाया था? तो जैसे जो ये एग्जाम है, तो
इस एग्जाम में चाहिए कि आपको दिन के 8 से 10 घंटे तो पढ़ते रहें, और एग्जाम का जब जब एग्जाम नजदीक आ जाए, जैसे मेंस आने वाला उससे एक हफ्ता पहले या उससे एक महीना पहले से आप उसको 12 घंटे 13 घंटे तक आप लेकर जाएं, उसको कोशिश करें कि उतना तक पढ़ पाए। तो इसके लिए मेरा जो स्ट्रेटेजी होता था, क्योंकि मैं कॉलेज में रहता था वहाँ पे हॉस्टल में, तो उसमें उसकी वजह से मेरी आदत थोड़ी खराब हो गई थी, मैं रात को ज्यादा पढ़ा करता था। ओके। तो मैं रात को मतलब तकरीबन 3 साढ़े 3 4 भी बजे कभी कभी, और मैं रात को लेट तक पढ़ता था और सुबह मतलब भी लेट से उठता था। तो मेरा जो एक बेसिकली जो मेरा रूटीन है वो है कि मैं 10 बजे उठता था सुबह में। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई 11 बजे से शुरू करता था, तो 11 से 2, फिर 2 घंटे का ब्रेक, उसमें मैं सो जाता था, दोपहर में थोड़ा बहुत नैप ले लिया, फिर 4 बजे से 6, पावर नैप। हाँ फिर 4 से 6, फिर 7:30 से 9:30, और फिर रात को एक फिर से 3 घंटे का स्ट्रेच। तो मतलब वही 8 से 10 घंटा मेरा सिटिंग टाइम होता था, और उसमें से इफेक्टिव टाइम अगर देखें कि हम कितना टाइम पढ़ रहे थे, तो वो 6 से 7 घंटा के आसपास होता था रोज, ऐसे नॉर्मल डेज में। और एग्जाम के टाइम एग्जाम पे के तो टाइम में 10-12 सोने घंटे के अलावा सिर्फ पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना है। हाँ। अब बहुत टफ होता है यूपीएससी जैसे कठिन एग्जामों को क्रैक करना, तो इसके लिए एक जो डेली रूटीन है वो बहुत मायने रखता है। इसके अलावा जैसे ये तो हो गया कि एक पढ़ाई की बात है, मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और जो फिजिकल हेल्थ के बात जैसे मैंने आपसे सवाल भी किया था, इन दोनों को कैसे मैनेज करते तो थे? फिजिकल हेल्थ के लिए मैं ऐसे तो ज्यादा कुछ करने का टाइम नहीं मिल पाता यूपीएससी प्रिपरेशन में, बट मैं कोशिश करता था कि डेली के 20 पुशअप्स मैं कोशिश करूँ कि मार लूँ घर पे ही रहते रहते। ओके। इतना ही मैं बस ट्राई करता था, और इतना ही हो जाता था कंसिस्टेंसी से, तो ठीक लगता है। तो इसके अलावा जो मेंटल स्ट्रेस की बात है, तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मैं मम्मी पापा से बात कर लेता था, मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे, हाँ। तो उनसे मैं बातचीत करता रहता था। ऐसा नहीं कि साफ आइसोलेशन में अलग होके पढ़ रहे हैं, वैसा भी नहीं था। बात कर रहे थे हम लोग मेंटल स्ट्रेस की, तो क्या कभी लगा ऐसा कि ये छोड़ देना चाहिए, अब डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए? तो जैसे होता क्या था ना कि आईआईटी जेई हो, चाहे उसके बाद मैंने गेट का एग्जाम दिया, वो सारे एग्जाम्स मैंने एक बार में क्लियर किया था। ओके। बट यूपीएससी में ये मेरा तीसरा प्रयास था, और जब मुझे पहली बार फेलियर मिला था, हाँ। तो उस वक्त लगा था कि यार ये कुछ बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जो मेरे से एक बार में हो नहीं हो रहा नहीं था। पा रहा था तो अभी। ये पहली बार जब मुझे ऐसा फेलियर मिला था, तो उस वक्त मुझे लगा था काफी डिफिकल्ट है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं लगा था कि छोड़ देना चाहिए, उस वक्त ऐसा हो गया था कि अब तो ये तो जरूर करना है, कि वो ईगो हर्ट हो गया था, मतलब इस तरह का हाँ। कि अब तो ये तो करना ही है। तो फिर उस तरह से मैं उस तरह से लेता हूँ, और उसके अलावा गिव अप करने की मेरी हैबिट कभी भी नहीं थी, और ना ही मेरे पापा ये कभी प्रमोट करते थे, क्योंकि वो खुद भी आर्मी में, हम लोग भी वहां पे रहा करते थे आर्मी क्वार्टर्स में, तो वहां पे मतलब देखा करते थे, तो वहां पे भी जो वॉर क्राइज होते थे, जैसे विजय या वीर गति, मतलब इस तरह का, कि मतलब गिव अप तो करना ही नहीं है, तो वो कभी भी ऑप्शन रखते भी नहीं थे हम खुद के। आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या था? मेरे मोटिवेशन के सोर्स मेरे फादर रहे हैं हमेशा से। मैं उनको देखता हूँ, वो मतलब दिन रात हमेशा काम करते रहते हैं, और उसके बाद वो खुद के बारे में कभी नहीं सोचते कि लाइक अभी भी शर्ट लेना है तो अच्छा दूसरों के लिए पहले ले लेते हैं, बाद में अपने लिए देखते हैं। मतलब हमेशा हमारे फैमिली को, सबको हम लोग अपने आप से हमेशा आगे रखें। तो वो हमेशा देख के हमेशा यही बस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आता है कि इनके ऐसा बनना, इनके ऐसा रिस्पॉन्सिबल, इनके ऐसा स्ट्रांग बनना इनके है हमेशा। सपनों को तो जरूर पूरा करना है, जो जी। उनका सपना था जो वो चूक चूक गया वो पुट कर लेना है। जी। ड्यूरिंग प्रिपरेशंस ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो अवॉइड करना चाहिए? तो इसमें कुछ मिस्टेक्स जो जनरली एस्पिरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी टाइम भी लग जाता है इस एग्जाम को क्लियर करने में। तो उसके अंदर जैसा पहला है कि बहुत सारे रिसोर्सेज उठा लेना, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारे रिसोर्सेज सबके पास अवेलेबल है। फ्री टू यूज है। और हाँ, तो इसके वजह से होता क्या है ना कि हमें ऐसा लगता है कि यूपीएससी तो इतना टफ है, तो इसमें तो बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, तो चलो हम 10-10 बुक्स पढ़ लेते हैं एक रिसोर्स के लिए। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, इसके वजह से आप रिवीजन नहीं कर पाओगे उतने सारी चीज़ों का, Definitely। और उसकी वजह से आप एग्जाम के अंदर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। और माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, क्या हाँ। पढ़े, बुक्स सेलेक्ट करने में डाइवर्जन है, क्या पढ़े, कौन जी। सा बुक पढ़े, ये चीजें। इसके अलावा फिर डिस्ट्रैक्शंस, अगेन ऑनलाइन का दौर है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, रील्स, इन सब में इंसान अपनी इमेजिनरी दुनिया में खोया रहता है कि हम एक दिन ऐसे बन जाएंगे, तो ऐसे सल्यूट्स मिलेंगे मुझे, और इतनी बड़ी गाड़ी मिलेगी, इतना बड़ा बंगला मिलेगा। तो इन सब की जगह पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और उसके अलावा यूट्यूब पे भी, मतलब अगर बहुत लोग सोचते हैं कि हम यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जब तक आप पढ़ाई करो तब तक ठीक है, लेकिन उसके जो एल्गोरिथम है, उसका जो फीचर है कि आप उसके बाद उसमें कुछ और 5 मिनट देखोगे आप पढ़ाई का वीडियो, फिर कुछ और आप क्लिक कर दोगे। हाँ। तो उसके लिए है कि आप कोशिश करो कि आप अपने बुक से पढ़ो,
आप अपने टैब पे भी कुछ एप्स का यूज करो, जैसे फॉरेस्ट एक ऐप होता है, उससे आप बाकी सारे एप्स को लॉक कर सकते हो 3 घंटे के लिए, और उतना देर आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो। ओके। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो यूज करनी ये चाहिए। एआई का यूज सर बता रहे हैं, विशाल सर, कि आप इनोवेशन को ऐसे यूज करो जो आपके लिए यूजफुल हो। जैसे सर ने एक ऐप बताया कि फॉरेस्ट, अब फोन यूज कर रहे हैं, टैब यूज कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग, तो उसके लिए क्या है कि आप बाकी सारे ऐप्स को लॉक कर दो। आप जिस ऐप पे पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ वो ऐप उतने देर चलेगा, 3 घंटे 5 घंटे जो भी वो टाइमर होगा आई गेस। तो इन सब चीजों को इनोवेटिव तरीके से यूज करो टाइम को, ये बहुत मायने रखता है। एक सवाल जो हमेशा से स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, जो तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, हर स्टूडेंट, जैसे आपने स्टार्टिंग बताया कि मैं टॉपर में से 1 2 3 रैंक होल्डर हूँ जहां भी हूँ मैं, क्लासेस में भी 11th-12th की बात करते हो आप, तो क्या एवरेज स्टूडेंट यूपीएससी क्रैक कर सकता है? जी, जैसे कि बहुत सारी मूवीज भी आजकल आई हैं 12th फेल हाँ, वगैरह, तो हाँ, ऐसा है कि एवरेज, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो क्लियर नहीं कर सकते हैं, बट एक है कि आपको अपना रियलिटी चेक पता होना चाहिए कि इस कंपटीशन में आपका कॉम्पिटिटर है कौन। जैसे कंपटीशन में आपके आईआईटी से लोग होंगे, यूपीएससी ने जो भी एक डेटा रिलीज किया उसके अंदर बताया कि 60% लोग जो हैं जो क्लियर कर रहे हैं वो इंजीनियर्स हैं, और उन इंजीनियर्स में से भी 90% लोग आईआईटी से हैं। उसके अलावा एम्स से बच्चे आ रहे हैं, टॉप कॉलेजेस के लॉयर्स आ रहे हैं, डीयू वगैरह जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के बच्चे आ रहे हैं। तो जो 1 2 3 अटेम्प्ट्स में जो अर्ली जो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं वो मतलब अच्छे बच्चे जो जो हमेशा से अच्छा से पढ़ते हुए आए हैं। ऐसा नहीं कि एवरेज बच्चे क्लियर नहीं कर सकते, बस उन्हें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। टाइम ज्यादा लगता है तो फिर वो पेशेंस बीच में लूज कर जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये चीज है। ओके। तो घबराने की बात नहीं है, ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपसे, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट से क्रैक नहीं होगा। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो सर का कहना है कि यू मस्ट ट्राई इट, और आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके कंपटीशन किससे है। जैसे दुश्मन को जानना जरूरी है लड़ाई जीतने के लिए। आधी जंग आप तब जीत जाओगे जब आप दुश्मन को जान जाओगे। तो इसमें भी आपका माइंड अगर इस कंपटीशन के लिए रेडी है कि नहीं, मेरे जो अपोनेंट्स है, जो मेरे कंपटीटर्स है, वो एक आईआईटीएन हो सकता है, एक एम्स का डॉक्टर हो सकता है। इसलिए बस मेरा बस यही है कि आप मेहनत और ज्यादा करो, क्योंकि इंटेलिजेंस में आप शायद उनको बीट ना कर पाओ, क्योंकि वो है ऑलरेडी इंटेलिजेंट है तभी वहां पे वो पहुंचे हैं। तो इंटेलिजेंस में आप शायद बीट ना कर पाओ, बट आप हार्डवर्क से उनको बीट कर सकते हो। आप और ज्यादा एफर्ट लगाओ, आप और ज्यादा वो करो। बट वही है कि आपके पास रियलिटी चेक होना चाहिए। मैं फेक होप्स नहीं दे सकता कि इजिली निकल जाएगा, इजीली तो नहीं निकलेगा, डिफिकल्ट है एग्जाम। बीइंग फ्रॉम बिहार, मैं आप बिहार से हूँ, तो आपको बिहार के स्टूडेंट्स, बिहार का जो यूथ है, उसके पोटेंशियल के बारे में आप क्या कहोगे? ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। मतलब इतना सारा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स होने के बाद भी अगर इतना जबरदस्त रिजल्ट यूपीएससी में आ रहा है, कुछ तो बात जरूर होगा। और उसके अलावा सिर्फ यूपीएससी का ही नहीं, मतलब अगर आप आईआईटी जेईई के रिजल्ट्स में देखो, मैथ्स के ओलंपियाड्स में देखो, तो मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमेशा से आता है। वो अलग बात है कि वो बच्चे बिहार से नहीं, कोटा से जाके पढ़ते हैं या कहीं और जाके पढ़ते हैं, लेकिन रहते हो बिहार के बच्चे। बिहार के ही हैं। तो ये पोटेंशियल जो बहुत आप है। बोल रहे हैं, पोटेंशियल बहुत है। मैं हमेशा से, मतलब मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ कि बिहार ऐसा है ना, बिहार में मतलब जो यूथ की पावर है ना, वो बहुत ज्यादा है। एंड मैं बताता हूँ यूपीएससी, जैसे आपने बोला ना, जितने भी टॉप लेवल के एग्जाम्स है उसमें आपको बिहार के रैंक होल्डर्स जरूर मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्या लगता है, डिजिटल एक्सेस और लोकल सपोर्ट बिहार को बदल रहा है? मेरे हिसाब से डिजिटल एक्सेस और लोकल सपोर्ट बदल तो रहा है, लेकिन बात वही है कि दोनों अच्छे तरीके और बुरे तरीके दोनों से बदल रहा है। अब अगर अच्छाई से देखो तो अब हर गांव हर जगह पे आपको हर चीज का एक्सेस है। अब बैंकिंग वगैरह की जो सुविधाएं हैं वो हर जगह तक, मतलब गांव गांव तक पहुंच रही है धीरे धीरे। एजुकेशन वगैरह की फैसिलिटीज है, टेलीमेडिसिन की वजह से हेल्थ वगैरह की जो फैसिलिटीज है वो अब गांव गांव तक पहुंच रही है। लेकिन वही है कि जब डिजिटल कोई चीज आता है तो उसके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं बिहार के अंदर। उसके अलावा फिर डिस्ट्रैक्शंस बढ़ रहा है यूथ के अंदर, पोर्नोग्राफी जैसी जो चीजें हैं वो भी बिहार के अंदर काफी ज्यादा प्रचलित है। तो मतलब आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन के साथ आपको डिसाइड करना है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। डिजिटल सिर्फ एक माध्यम है, वो एक टेक्नोलॉजी है, उसका अपना कोई मॉरल्स नहीं होता है। मॉरल्स ह्यूमन के अंदर होता है। तो अगर हम हाई मॉरल से एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करें तो हम बहुत ही बेनिफिशियल यूज कर सकते हैं उसका। लोकल सपोर्ट को कैसे देखते हो? लोकल सपोर्ट जैसे कि पेरेंट्स का सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, आसपास जो गांव वगैरह है, इनका हम
अब जैसे बिहार जो है, जहाँ पे भी जो गांव टाइप का जो इलाका होता है, वहां पे आसपास में लोग काफी एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो उससे मेरे हिसाब से एक रहता है कि आपका मोराल हमेशा अप रहता है, आपको पता है कि आपके पीछे खड़े होने वाले लोग हैं। तो ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि पसंद है, मतलब सही चीजें हैं, ये होना चाहिए। जो शहरीकरण की वजह से ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा डिलीनिएट हो जाता है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ ये सब चीजें प्रिजर्व्ड है, तो अपनापन सा लगते रहता है। अपनापन सा लगता रहता है। एक फैक्ट मैं शेयर करना चाहूँगा, जैसे बिहार जो है, बिहार के बच्चे और जैसे आईआईटी जेईई में जो बच्चे होते हैं, आपने अक्सर कुछ सुसाइड केसेस सुने होंगे। जी। उसमें से मतलब बहुत कम परसेंटेज बच्चे हैं जो बिहार से होते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो मैं वही बताता हूँ कि जैसे हम लोग ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर और इतना स्ट्रगल सारा कर इसमें रखे हैं कि रहे इसमें बस कि ये सब तो लगता है कि सब कुछ नहीं है, मतलब ये कुछ सब तो आम बात है। तो जो बाहर के बच्चे जो थोड़े उतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं देखे लाइफ के अंदर, वो उन लोग के लिए शायद वो ओवरवेलमिंग हो जाता होगा। एंड हमारे यहाँ मम्मी पापा का भी सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहता है कि कुछ ना होता तो हम हती ना बउआ, इस तरह का वो हाँ, लोग बोल कुछ देते हैं। नहीं तो होगा तो यहाँ आ जाना, हाँ, यहाँ हम पाल देंगे, तुमको हाँ, खिला देंगे। तो बस उस तरह का चीज है। तो अगर आपके घर से इतना अच्छा सपोर्ट है, मम्मी पापा का इतना आपके ऊपर आशीर्वाद है, हाथ है उनका, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे किसी तरह की दिक्कत आने वाली है। एक बिहार के एजुकेशन सेक्टर में क्या बदलाव है जो जरूरी है आपके हिसाब से? जो सबसे बड़ा बदलाव मेरे हिसाब से जरूरी है वो है प्राइमरी लेवल पे बदलाव, क्योंकि आज भी जो गरीब बच्चे हैं वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपने दिल्ली के स्कूल्स देखें गवर्नमेंट के, तो वो बहुत ही अबव पार है। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल से यहाँ जो बहुत प्राइवेट गुना सेक्टर के स्कूल्स है वो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स कंपेयर कर सकते हैं, शायद दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स यहाँ के हर एक प्राइवेट स्कूल से बेटर है। बेटर है। तो वहाँ पे जो टीचिंग की जो क्वालिटीज है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, अगर हम लोग भी उस दिल्ली के मॉडल को अगर अडॉप्ट करने की कोशिश करें बिहार के अंदर, तो बिहार का जो एजुकेशन है वो बहुत ही इम्प्रूव हो सकता है। इम्प्रूव हो सकता है। एक जो बिहार में जो रूल चलता है लोकल गवर्नेंस का, उनकी बहुत अहम भागीदारी है स्कूल्स को मैनेज करने के लिए। स्कूल्स की गाइडेंस, स्कूल की में जो कंप्लेंट्स आते हैं, स्कूल को कैसे रन कर रहा है, इसकी वो क्या बोलते हैं, बर्ड आई गवर्नमेंट ने रूल मतलब रखा है। जो लोकल गवर्नेंस है, जैसे मुखिया हो गया, पंचायत समिति है, जिला पार्षद है, उनको स्कूल की अध्यक्षता दे रखी है बिहार गवर्नमेंट ने। तो उनके काम को आप कैसे मतलब वो क्या कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, क्योंकि अगर आसपास के लोग जो मुखिया हैं, अगर उन्हें ही इसको ओवरसाइट करने का जिम्मेदारी दिया है, तो पढ़ भी तो उन्हीं आसपास के ही बच्चे रहे ना। तो अगर अपने बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि ये तो हमारा काम है। जैसे हम अपने बच्चों को घर पे देखते हैं, वैसे ही उनको अपने बच्चों को वहां पे स्कूल के अंदर भी देखना है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। और टीचर्स वगैरह के ऊपर भी निगरानी रहती है, तो वो फिर एब्सेंटिज्म वगैरह थोड़ा कम करते हैं, फिर वो टाइम से आते हैं और टाइम से जाते हैं, बच्चों को ठीक से पढ़ाते हैं, मिड डे मील वगैरह सब कुछ अच्छे से चलता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टेप है ये। और इस पूरे सिस्टम में जो करप्शन का जो रोल है, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? करप्शन के लिए तो ऊपर से और नीचे से दोनों जगह पे चेक्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से मेरा मतलब कि जैसे जब फंड्स ऊपर से डिलिनिएट किए जाएं, तो उसका मेक श्योर ये भी करना चाहिए, उसका ऑडिट प्रॉपर होना चाहिए कि वो फंड्स कहाँ यूटिलाइज किए गए एंड उसके एक्शनेबल स्टेप्स कहाँ हैं। मतलब अगर मान लो मैंने टॉयलेट बनाने के लिए पैसे कुछ ऊपर से डिलिनिएट किए, तो वो टॉयलेट मुझे दिखना चाहिए। उसकी जियो टैगिंग, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जियो टैगिंग वगैरह उसको करवा के, करंटली वो चीजें लागू हो हाँ, गई है, बट तो उसके थ्रू वो कर सकते हैं। एंड फिर अगेन जो लोकल ओवरसाइट है, उनसे भी वो भी चेक कर सकते हैं कि यार आपको टॉयलेट बनाने के लिए पैसे मिले थे, आपने कहाँ पे बनवाया है। तो जो लोकल हमारा सेल्फ गवर्नमेंट है वो इसके अंदर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है इसको चेक करने के लिए। अगर आगे चल के आपको बिहार में कहीं पोस्टिंग मिलती है, तो आप बिहार में मतलब मान लेते हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ अगर पोस्टिंग मिलती है तो यहाँ वो 3 ऐसे कोई बदलाव जो आप करना चाहोगे? सबसे पहला चीज, जैसे आपने बताया कि आप शुरू से हाजीपुर में रह के पढ़ाई की है, प्रिपरेशंस की है, तो आपको यहाँ का पूरा आइडिया है। तो वो क्या वैसे 2-3 चीजें होंगी जिनको आप चेंज करना चाहोगे? सबसे पहला तो जो मैं करना चाहूंगा वो है इम्प्लीमेंटेशनल जो लैक्यूनास है, जैसे कि शराबबंदी है। तो शराबबंदी हमारे यहाँ है तो सही, बट हम सबको पता है कि
मतलब वो अरेंज कर सकते हैं कोई भी इंसान अगर चाहे तो मैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई सा भी इंसान शराब या इलिसिट लिकर वो कर रहा है तो उसको डर लगना चाहिए कि यार एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे और वो आपको जेल में कहीं पहुंचा सकती है। सेकंड चीज जो मैं करना चाहूंगा वो है कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जैसे कि ड्रोन वगैरह से मैप करना, ड्रोन वगैरह का सर्वेलेंस रखना, ताकि कोई भी चीज जो है वो प्रॉपर रहे, ओवरसाइट होते रहे। एंड मोर ओवर जैसे जो चालान वगैरह का जो सिस्टम है अभी, जो लोग पुलिस वगैरह जो है वो जैसे पटना के अंदर जो सिस्टम है ऑनलाइन चालान कट जाता है आपके घर पहुंच जाता है, उसी तरह का सिस्टम मैं यहाँ हाजीपुर वैशाली जिले में भी लाना चाहता हूँ। उसके अलावा थर्ड की कम्युनिटी पुलिसिंग, मतलब आसपास लोग पुलिस से डरे ना, लोग एडमिनिस्ट्रेशन से डरे ना, अप्रोचेबिलिटी बढ़ाना चाहता हूँ कि कनेक्टिविटी, हाँ, मतलब कि जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है। माई बाप जो समझते हैं लोग कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वो माई बाप जैसा है हमारे, उतना बड़ा नहीं, वो हम लोग सर्वेंट्स हैं, वी आर सिविल सर्वेंट्स नॉट ऑफिसर्स। तो वो हमारे पास आए, हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो तब हम उनकी प्रॉब्लम समझ पाएंगे एंड एक नेसेसरी और रेलेवेंट सोल्यूशन दे पाएंगे। तो मैं वो चाहता हूँ कि वो जो गैप है ब्यूरोक्रेट और आम आदमी के बीच वो खत्म हो, आराम से वो आए, वो अपना ऑफिस समझे इसको और आए। आपके हिसाब से बिहार में असली प्रॉब्लम है वो माइंडसेट है या सिस्टम है? मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सिस्टम भी इंसानों से बनता है, तो अगर हम लोग माइंडसेट अगर सही कर देते हैं तो वो इंसान अगर सिस्टम में जाए तो सिस्टम सही हो जाए, वो इंसान सिस्टम के बाहर है तो बाहर से भी उसको सुधारने की क्षमता रखे। तो मेरे हिसाब से जो हम लोग जो है वो काफी जैसे द रियल पॉवर्टी ऑफ अ पुअर पीपल इज पॉवर्टी ऑफ इट्स एस्पिरेशंस, हम लोग सोच ही छोटा पाते हैं। तो जब हम लोग बहुत लंबा ड्रीम नहीं कर पाएंगे, क्यों कोई बिहार से $5 बिलियन $3 बिलियन की कंपनी खड़ा नहीं कर सकता है? अगर हम लोग इस तरह का कर माइंडसेट सकते हैं। रखें तो फिर हम लोग वो आराम से सोच सकते हैं एंड वो हो रहा है। जैसे धीरे धीरे ऐसे एक लिट्टी चोखा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है, तो डेफिनेटली। उसको किसी ने फ्रेंचाइज मॉडल में लॉन्च करके और अलग अलग देश के कोने में। चिक्का लिट्टी जो जी, यू वर डिस्कसिंग, तो मतलब इस तरह की चीजें हैं। फिर उसके एंड शी अलावा वाज फ्रॉम नेपाल। हाँ, तो मतलब हमारे जो डिशेस हैं वो इतने फेमस है, तो अगर हम माइंडसेट सही कर दे तो छोटी छोटी चीजों को में भी हम बड़ा बड़ा उसको बना सकते हैं, उसको एक हायर लेवल पे लॉन्च कर सकते हैं। माइंडसेट इज द आई थिंक की टू एलिविएट द कंडीशन ऑफ बिहार। यहाँ बिहार के लिए अगर कोई स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन अगर आप आगे चल के कुछ देना चाहो तो जैसा मैंने बताया ऑलरेडी कि मैं हूँ भी एक इंजीनियर हाँ। एंड और मुझे सिविल सर्विसेज में आने का मौका मिला है, तो मैं यही करूँगा कि मैं टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जो अभी जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, इन सबको मैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉकचेन में मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन वगैरह के थ्रू जैसे लैंड पार्सल्स वगैरह का हम लोग मैनेजमेंट बेटर कर सकते हैं। हमारे यहाँ जमीन के विवाद बहुत ज्यादा हो जाता बहुत है, ज्यादा है। तो अगर हम लोग ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे अगर हम लोग लैंड के पार्सल्स को इंटीग्रेट कर दें तो उससे वो जो टाइटल डिस्प्यूट्स है वो काफी कम हो जाएंगे। काफी कम जाएगा। तो मेरा बस यही एक एम है कि मैं अपने साइड से थोड़ा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अगर कर पाऊँ बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सीमलेस और स्मूथ हो जाएगा। एंड टेक्नोलॉजी के आने से एक चीज और होती है, वो है कि करप्शन का कम हो जाता है। जैसे ही हम हर चीज के ह्यूमन ऊपर इंटरफेरेंस खत्म हाँ, है तो बाय डिफॉल्ट चीजें है जी, कि कोई बीच में घुसेगा नहीं तो निकालेगा नहीं। तो मेरा वही एक मोटो है कि मैं टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करूं ताकि करप्शन कम हो पाए। रैपिड फायर राउंड हो जाए। जी, फेवरेट बुक ड्यूरिंग प्रिपरेशन? एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। वन मिथ अबाउट यूपीएससी यू वांट टू बस्ट? एन एवरेज एस्पिरेंट कैन क्लियर इट इन वेरी इजीली। टी और कॉफी? कॉफी। वन बिहारी डिश यू एब्सोल्युटली लव? चंपारण मटन। हु इंस्पायर यू द मोस्ट? माय फादर। स्टडी पार्टनर या सोलो वॉरियर? स्टडी पार्टनर। वन वर्ड फॉर योर यूपीएससी जर्नी? रूथलेस। Would you go another attempt for improved rank? Yes, definitely. I'm writing this attempt for securing an IAS rank. सिविल सर्विसेज सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा है? Difficulty. It's difficulty. वन मैसेज टू बिहार के एस्पिरेंट्स इन जस्ट वन लाइन? वन लाइन नहीं, मैं 4 लाइन बोलना चाहूंगा। ओके, डेफिनेटली। तो ये श्री कृष्ण की कुछ लाइन्स हैं कि अगर कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बहुत अच्छा लगा एक आपसे रूबरू होके आपको जानने का मौका मिला, आपकी जर्नी को जानने का मौका मिला। देखिए, इस वीडियो में हमने बात की यूपीएससी का जर्नी कैसा हो सकता है, अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स की थॉट कैसी होनी चाहिए इसके बारे में।
और विशाल जी, आपके जो इनसाइट्स रहे हैं वो बहुत इंस्पायरिंग रहा। मुझे लगता है कि अगर व्यूअर्स देखेंगे तो उन्हें बहुत इंस्पायर कर रहा होगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं। आपके बिहार को लेके जो थॉट्स है वो मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर करता है, और मैं मानता हूँ व्यूअर्स भी बहुत पसंद करेंगे इसको। और बहुत बहुत धन्यवाद एक अपराइजिंग बिहार का एक पार्ट बनने के लिए, यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे बिहार के बाहर के दोस्तों को ये शेयर करें, और उन्हें बताएं कि हमारे बिहार से, आप जो समझते हो बिहार को, वो बिहार नहीं है। बिहार से यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में टॉप पर रैंक होल्डर्स आते हैं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे इसी तरह से हम आपको मिलवाते रहेंगे और भी नए नए गेस्ट से, जहां आपको बिहार कैसे बदल रहा है, बिहार में क्या नया हो रहा है, ये जानने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।